डिस्चार्ज के, डिस्चार्ज पता था क्या होता है? डिस्चार्ज Q बराबर A into V बोलते थे, हर चीज ना बोलते यार, गुड मैकेनिक्स पढ़ा ना सबने। Q वर्ड आया था वहां पे वेंचुरी मीटर वगैरह में। फ्लो रेट क्या होता था? एरिया इनटू वेलोसिटी। जैसे मैं बोलूं कि कोई पाइप है ऐसा है ना, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, मैं बोलूं यहाँ पे कोई मैंने एरिया रख दिया, कितना इसको 1 सेकंड में स्ट्राइक करेगा, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाल देते हो? A into V। A into V का मतलब क्या है? मीटर के ऊपर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम आ, एक मतलब होता है। तो आप जब भी आप फ्लक्स को सोचो तो यही सोचो कि अगर यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस है, कितना स्ट्राइक कर रहा है इस सरफेस को, उसे अपन फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या चीज? अब अकॉर्डिंग टू गॉस क्या था? E वेक्टर साथ में क्या है? ds। अब देखो यहाँ पे ds कौन सी क्वांटिटी होती है? एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। लिख लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एरिया वेक्टर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एरिया वेक्टर। तो एरिया क्या लिख लो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एरिया वेक्टर लिखो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर, देखो फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया। देखो आगे फॉर 2D सरफेस, normal to the surface, normal to the surface, for 2D surface, normal to the surface will give us, normal to the surface will give us direction of, give us direction of area vector. And for 3D surface, and for 3D surface, outward normal will give us, outward normal will give us direction of what? Area vector. ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या बन जाएगा? E वेक्टर डॉट H वेक्टर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आसान वाला करते हैं पहले, लिख लो कि the electric field in a region, if the electric field in a region, electric field in a region is given by 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap, 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap, then find out flux through a area given by minus 5 I cap plus j cap plus 2 k cap. Look at it. अब सीधे क्या निकालना है आपको? ये यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। एरिया में क्या बोला था? -5 I कैप प्लस j कैप प्लस क्या बोला था? 2 k कैप। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं एरिया वेक्टर। ये तो आ गया होगा सबका। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट S वेक्टर है ना। और मान लो इस तरह का कोई सिस्टम दिया हुआ, ये मान लो x है, ये मान लो y है, यहाँ पे कोई स्क्वायर रखा हुआ है ये ठीक है ना। ड्रॉ द फिगर, फिर मैं जो बोलूंगा लिखना। पहले वाला आ गया होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब क्या करो, एक फिगर बना लो x और y, स्क्वायर प्लेट का फिगर ड्रॉ कर लो। xy प्लेन में a साइड का कोई स्क्वायर प्लेट है, तो एक सवाल दूंगा आपको, ये पूरा समझ आएगा कैसे लगाना है ना डॉट। मान लिया तुमने, तो क्वेश्चन लिखो कि if the electric field, if the electric field in the region, if the electric field in the region is given by, electric field in the region
इज गिवन बाय केस 1 लिखो E vector is equal to E vector is equal to E naught I cap. केस 1 E naught I cap. केस 2 में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू E naught K cap. पहले में क्या था I cap, दूसरे में क्या था K cap. तीसरे में लिखो E vector is equal to E naught, साथ में x भी है, E naught x K cap, E naught x K cap. Then calculate flux through the surface. Then calculate flux, electric flux through the surface. And calculate electric flux through the surface. Square. हाँ square है, side area. तीनों केस के लिए बताएं कितना कितना होगा. 2D सरफेस के लिए उसके परपेंडिकुलर में होता है एरिया वेक्टर. 3D सरफेस के लिए आपने पढ़ा भी हो आउटवर्ड नॉर्मल होता है. आउटवर्ड नॉर्मल को किस तरीके से, इस तरीके से होगा आउटवर्ड नॉर्मल, है ना. तीनों सोच के बताना है ना. पहले का 0 आ रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि आई कैप इधर है, एरिया ऐसा है कितना 90 बन रहा है ना. सेकंड का बता E naught स्क्वायर, E naught A स्क्वायर. थर्ड का बता E naught लास्ट से कितना है कितना था E naught A स्क्वायर में तो जो आई कैप देगा मैं सोचा क्या कितना आ गया. पहला आ गया, दूसरा में इंटीग्रेट करना आ गया. चलो का आंसर आ गया, सबका आ गया लगभग, है ना. फर्स्ट का कितना आएगा बताओ 0. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है 0 में. सेकंड का क्या आ रहा था थर्ड में क्या वेरिएबल है yes. तो आपको x पे जाके क्या लेना पड़ेगा ds का छोटा सा एलिमेंट ले. तो अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखूंगा किधर होगा इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड. तो जब आप यहाँ पे फ्लक्स लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला था मैंने E naught, साथ में क्या था x और I K क्या था नहीं ये था. डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है आपको A dx नहीं, और इसका भी क्या है तुम्हारा K क्या है. ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट लिखोगे क्या बनेगा E naught A x dx. ये बनेगा क्या dx और नो K डॉट K क्या मिलता है सेम वैल्यू आएगी. अब लिमिट कहां से कहां लेनी है अपने को 0 से है ना. क्या गलत हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद डायमेंशन गलत नहीं हो जाएगा. नहीं गलत क्यों होगा, वेरिएशन है ना. E naught क्या तुम्हें पता है क्या E naught की यूनिट पता है क्या नहीं पता ना. तो वैल्यू है कांस्टेंट है, हो सकता है कुछ भी यूनिट हो, कांस्टेंट की भी यूनिट हो सकती है, गलत नहीं होगा. अब इसको कहां से कहां लिमिट लगाएं 0 से
ए तक कितना आएगा सॉल्व करोगे तो e नॉट a x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, कितना आ जाएगा ये e नॉट a क्यूब बाय 2। किसी का मैच हुआ था, बना हो रहा था मैच किसको, a स्क्वायर बाय 2 मेरा भी क्यूब। अच्छा e नॉट a क्यूब किसी का मैच नहीं हुआ तुम्हारा, हो गया चलो का मैच हो गया था, ठीक डायरेक्ट तुम्हारा कैसे a स्क्वायर आ गया था, डायरेक्ट लिख दिया था क्या, अच्छा इसका a स्क्वायर करके डॉट प्रोडक्ट लिख लिया, वेरिएशन होगा ना, चेंज हो रहा है x के साथ, हर एक जगह पे फील्ड अलग अलग है, लिख लो कोई दिक्कत है बताओ। टेलर अभी बताया 2D सर्फेस के लिए कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, तो ये xy प्लेन में है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर किधर होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सा है, k कैप है ना, ऐसा ना दोनों तरफ हो सकता है ना, लेकिन एक को कोई एक कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, e नॉट a क्यूब बाय 2 आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखो पहले आसान दे रहा हूं ताकि बता पाओ। मान लो इसी में लिखोगे इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ the square is replaced by a cube, the square is replaced by a cube of side A, and it is kept side A and it is kept at a distance, it is kept at a distance small l from the origin, small l from the origin in the x-z plane of the plane, in the x-z plane। और पहले केस में लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट I कैप ही रहेगा, है ना, और दूसरे केस में लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वो, E नॉट x I कैप कर लो, सेकंड केस में E नॉट x I कैप, और थर्ड केस में क्या था, बस ये दो के लिए करो, पहले में E नॉट I कैप, हाँ पहले में E नॉट I कैप मेरी फॉर्म है, दूसरे में क्या था E नॉट x I कैप, और x z प्लेन में क्यूब कर दिया L डिस्टेंस, तो व्हाट आर फिगर फर्स्ट, हां ये वन x इधर है y इधर है, फिर बाहर हां बिल्कुल x z प्लेन में, और वही अलोंग द लाइन रखना है x एक्सिस, तो कहीं भी रख दो, दोनों में आई कैप है, पहले केस में ई नॉट आई कैप है, दूसरे केस में क्या था ई नॉट एक्स आई कैप। हाँ एल कभी तो बोला है, एल डिस्टेंस रखा है, फिगर ही गलत बनाया तुमने, एट अ डिस्टेंस क्या बोला है, हाँ तो ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा सा आगे देखो, आपने बिल्कुल सही बनाया। अब 3D सरफेस है तो एरिया पे किधर होगा, आउटवर्ड में, हाँ हाँ तो जीरो हो जाएगा, पहले केस में जीरो हो जाएगा, दूसरे केस में आप पहले में जीरो, सेकंड हाँ सेकंड में क्या रहा आपका, सेकंड में क्या बोला था ई नॉट एक्स आई कैप, हाँ ई नॉट ए क्यू, एल से इंडिपेंडेंट है, एल लेंथ है उससे इंडिपेंडेंट है, एल ही है ई नॉट एल क्यू, ए मतलब लेट मी चेक, एल लेंथ का था और ए डिमेंशन था नहीं, हाँ सही, तो ए से इंडिपेंडेंट है,
सरफेस एरिया E naught A square E naught A square ठीक है लेट मी चेक ठीक है पहले तो जीरो दूसरे का क्या है दूसरे का क्या है हां एल नहीं आ रहा हां लिखा तो ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फील्ड क्या है पहले केस में यूनिफॉर्म है अब दूसरे केस में ये क्यूब जो है हॉलो क्यूब है ना तो फील्ड लेंथ कितना एंटर कर रहा है कितना एग्जिट कर रहा है वहां से कितनी फील्ड लेंथ यहाँ पे एंटर करेगी कितनी यहाँ से निकलेगी ना बाहर आपको इस तरफ से देखना है बीच में हॉलो है यानी इस वाले सरफेस पे एरिया इस वाले सरफेस इन दोनों से ठीक है क्यूब को हॉलो लेना है ना कितना है तुमने क्यूब को सॉलिड या हॉलो लिया सॉलिड चलेगा आ गया मैंने एडवांस है फर्स्ट का जीरो है सेकंड का नहीं केवल एंट्री और एग्जिट का निकल रहा है ना आउटवर्ड नॉर्मल से देखना है इसके लिए ठीक है अच्छा एल से इंडिपेंडेंट आ रहा है नहीं तुम्हारा क्या आया था एल ई नॉट टी स्क्वायर एल अच्छा एल आ रहा था तुम्हारे में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या था एल था या नहीं था तुम्हारा कहाँ है किया चलो मैं बताता हूँ ताकि क्वेश्चन नोट कर यहाँ देखो फर्स्ट का जीरो समझ में आया क्या सबको जब फर्स्ट का जीरो आ गया सेकंड टाइम क्यों नहीं आ रहा बताओ यहाँ देखो आप इस वाले सरफेस का जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा बाहर की तरफ और इस वाले सरफेस का इधर बाहर आउटवर्ड होगा इसका किधर है इसका किधर है इधर का इस साइड होगा उधर का है ना जब फील्ड लाइन यहाँ पहुंचा इस वाले सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है किस डायरेक्शन में है एरिया बाहर की तरफ कितना हो जाएगा आप फील्ड E into A square E naught into A square है ना माइनस के साथ होगा cos 180 हो रहा है तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिखूंगा कितना बन रहा है बताओ बोलो सही लिखा है क्या अच्छा इसकी वजह से क्या जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 बन रहा है इसकी वजह से भी इस सरफेस की वजह से जीरो है ना जब इस वाले में पहुंचेगा तो यहाँ पे फील्ड किधर है बाहर एरिया भी क्या बाहर यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा E naught A square नेट कितना हो गया क्लियर है क्या ये चीज सेम लॉजिक से आप सेकंड सोचो जो E naught x के साथ बोले एक एक सरफेस का निकाल हाँ एक सरफेस का निकाल तो अगर आप सेम लॉजिक से बता रहा हूँ देखना ध्यान से तो मैंने यहाँ पे क्यों बनाया मैं आपसे पूछता हूँ आप ही बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस पे पहुंच रहा होगा ठीक है कौन बताएगा आप बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस वाले सरफेस पे आते आते कैसे चेंज होगा E naught x है ना x की वैल्यू क्या हो जाएगी E naught L तो E naught L तुम्हारा क्या हो गया फील्ड एरिया वेक्टर किधर है बाहर की तरफ है तो A स्क्वायर और साथ क्या वो माइनस होगा ठीक है जब ये फील्ड लाइंस यहाँ पहुंचेगा कितना हो चुका होगा E naught लेंथ कितना हो चुका है L plus A एरिया वेक्टर किधर है बाहर की तरफ है ना
अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा? माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर, ये कितना होगा बताओ? प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर, और फिर साथ में क्या है? ठीक, इसका सही है। तो ये क्या कैंसिल हो रहा है? कितना बच रहा है फाइनली? ई नॉट ए। ये आ रहा नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है पूछो, मैं बताता हूँ। चलो वो समझ में आ गया क्या करना है। हर एक सरफेस से देखना है, बाकी सरफेस से जीरो हो रहे हैं। क्यों जीरो हो रहे हैं? 90 डिग्री बन, ठीक है? आया तुमको? नहीं आया? वापस बताओ कहां पे पड़े, कौन सा वाला नहीं आया? सर वो आउटवर्ड वाला देखना है। एरिया वेक्टर जो होता है 3D सरफेस के लिए किधर होता है? डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, जैसे वहां बनाए। अब फील्ड लाइन जब इस वाले उस वाले एंड पे पहुंचेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? राइट में। समझ आ रहा है ना? एरिया वेक्टर किधर है? लेफ्ट साइड। जैसे ये रूम ले लो ना, इस वाले रूम के पास पहुंचा इलेक्ट्रिक उधर से आते हुए, एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस से किधर होगा? बाहर की तरफ। और फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, क्या 180 बन रहा है? तो क्या हो जाएगा? ई नॉट एल ए स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है? जब ये फील्ड यहाँ पहुंचा तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। फील्ड भी किधर है? बाहर की तरफ। फील्ड कितना हो चुका है? वेरिएबल फील्ड है। तो जब वो यहां से यहाँ ट्रेवल किया, कितना लेंथ हो गया ओरिजिन से आगे? एल प्लस है। फील्ड कितना होगा? ई नॉट एल प्लस है, ठीक है? और एरिया किधर है? ए स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो? ई नॉट ए। क्लियर है क्या? तो नेट कितना हो गया? ये ई नॉट ए की बात है ना? अच्छा, ऊपर की वजह से कितना होगा? फील्ड ऐसे था, एरिया ऊपर की तरफ 90 बन रहा है। नीचे की वजह से, उस सरफेस की वजह से, इसकी वजह से, कैसे कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन आप ऐसा करो, सॉलिड एंगल मैं अगली क्लास में बताऊंगा, पहले बिना सॉलिड एंगल ही करना है। कि एक ऐसा सरफेस दिया हुआ है, इसका रेडियस इसका आर है, और यहाँ पे एक चार्ज q है, और ये डिस्टेंस आपका x दिया हुआ। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, इतना हो पॉइंट चार्ज की वजह से। ऐसे सवालों को सॉलिड एंगल से आसानी से कर पाते हैं, लेकिन अभी आप पूरा एक बार सॉल्व करो बिना सॉलिड एंगल। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, x डिस्टेंस पे और r रेडियस। इसके एक्सिस पर रखा हुआ है ना, एक्सिस पे क्यू चार्ज है, कितना डिस्टेंस पे है? x पे। रेडियस पे कितना है? r। केवल एरिया है, इस पे कोई चार्ज वर्ड नहीं है, ठीक है? अरे सबके पास ये रोडो बुक है ना? नहीं है तो खरीद लेना, अगली क्लास में लेके आना है ना। उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्लास में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? जो अच्छे सवाल है, ठीक है? ये बोले करो कितना आएगा जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल सकते हो? पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा? हर एक जगह पे सेम होगा, अलग होगा। तो क्या करना पड़ेगा लोगों को? तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का जो है माइनस वन कर देते हैं। कभी कभी माता जी के पास कर रही हो तो फिर जय माता जी के काम करेंगे ना। हाँ, सबसे पहले आपको फील्ड लाइंस बनाओ, ड्रॉ करो, क्यू की वजह से कितना हो, किधर होगा? डिस्क एक एरिया है, डिस्क पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप डिस्क वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मत लगाओ। ये चार्ज नहीं है ना, ये केवल एरिया रखा हो, प्लेट है। चार्ज केवल पॉइंट चार्ज, लेकिन इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था डिस्क वाला, है ना?
यही आप यही तो बना लेते हैं, यहाँ तक पहुंचो ना, जिस एरिया से क्रॉस करवाना है वहां से फील्ड लाइन से पहुंचना चाहिए। हाँ पूरा ड्रॉ करो तो तुम्हें समझ में आएगा क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही बना रहा है, ड्रॉ करो फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जितना क्रॉस करेगा उसी के अमाउंट को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। दैट इज फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेगा। ये क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ये तो चल रहा है इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज क्या आता है उसकी वजह से फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस कर रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा तुम सही बनाओ, लेकिन तुम जब स्टार्ट करो कोई सवाल तो अप्रोच सही लगाओ, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में काम आएगी, है ना। एग्जाम में कितना भी सवाल तुम सॉल्व कर लो, पेपर में बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलेगा, यस और नो। तो तुम्हें अप्रोच लगाने आना चाहिए, ये मेन चीज। और जैसे इसने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है, अब वहां पे तुम सोचो कि जो फील्ड लाइंस है हर जगह पे सेम है, अलग 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 है ना। हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे, इंटीग्रेट। तो आप और डिस्क का तरीका बताया, तोड़ने का क्या होता है, आर पे जाके पिन बनाओ, तो सिखाया है उसी से दे रहा हूं। उससे सॉल्व कर लोगे, समझ में आ जाएगा चीज। फिगर आई आई थिंक सबने सही बना लिया, अब आगे सोचें आप। फील्ड लाइन तो ऐसे ही बनेगा ना, यस सर आया ना, क्या क्रॉस कर रहा है ना एरिया को, कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लक्स इक्विवेलेंट टू। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बेस को ब्रेक करने का तरीका क्या है, आर पे जाके डी आर। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको सॉल्व कर देते। देखो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हमें क्या करना है, आर पे गए, ध्यान देना सब लोग, क्या यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट बना लिया ऐसे, और यस और नो। और यहाँ पे तुम्हारा फील्ड चार्ज है क्यू, ध्यान देना सब लोग। इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या इस तरीके से होगा लाइन, यस और नो। और एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, के तुम्हारा छोटा सा एरिया वेक्टर है डीएस, सही लिखा है क्या। और अगर मैंने बोला ये एंगल, हिंट दे रहा हूं, ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ई है, ये तुम्हारा डीएस, ये डीएस कॉस थीटा, और डीएस पता है 2 पाई आर डी आर। करो ट्राई करो, कॉपी में हिंट दे दिया मैंने। डिस्क का एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, आर पे जाके डी आर, क्या छोटा सा एरिया बन गया, स्ट्रिप बन गया। उस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। फील्ड कैसे है, बिल्कुल रेडियली। तो फील्ड और एरिया में एंगल कितने का बन रहा है, ठीक है, तो लिख दो इसको। तो फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब डीएस की वैल्यू लिखनी है, कॉस थीटा लिखना है, इंटीग्रेट करना है, विल गेट दैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, 2 बाई स्मॉल आर इनटू जीरो से कैपिटल आर, जीरो से कौन सा कैपिटल। ई डी एस कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा तुम्हें पता है, डीएस पता है, ई भी पता है। उससे लिख लोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
सेम टाइप के इंटीग्रेशन 3 बार पढ़ चुके हैं, सेम क्लास में पढ़ा है, तो आई होप सब जल्दी से बता देंगे। सेम इंटीग्रेशन 3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो कुछ है मतलब भाई ये भी था क्यूबिक टर्म सिग्मा कहां से है तुम्हारा, सिग्मा कहां से है, चार्ज इक्वल टू है ना, डिस्क पे कोई चार्ज नहीं है, डिस्क का यूज अपन एरिया ही निकालेंगे, चार्ज होगा तब नहीं तब। हाँ इसका इंटीग्रेशन अभी सिखाया था, 3 बार आ चुका है, क्या करेगा हाँ लेकिन रिजल्ट बराबर आने का मतलब सेम चीज नहीं है, डिस्क में कोई चार्ज नहीं है, हमें एक चार्ज की वजह से उसमें फ्लक्स मिला, चार्ज की वजह से सिग्मा तो आएगा नहीं। हाँ सही लग रहा है, अब x1 को लेके जाओ cos थीटा बन जाएगा और ये बिल्कुल सही, हाँ इसका बिल्कुल सही है। हाँ ये को 4 पाई एप्सिलॉन लिखो, q/2 एप्सिलॉन into 1 minus cos थीटा हो रहा है, कॉपी भी लिखा है ये ds cos थीटा बोला था ना अभी वहां लिखेंगे, ds की वैल्यू लिखो cos थीटा लिखो, पेन क्यों नहीं चला रहे हो यार, हां आ गया ना q/2 एप्सिलॉन into 1 minus cos थीटा, ठीक है हां q/2 एप्सिलॉन into 1 minus cos थीटा, बिल्कुल सही। पता नहीं सब कुछ बता रहा था फिर क्यों नहीं आ रहा, और सेम इंटीग्रेशन तीसरी या चौथी बार कर रहा है, यहाँ देखो आप, चलो पीछे एक बच्चे करें, आप बताना, हाँ तुम बताओ। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लिखूंगा छोटा सा फ्लक्स तो क्या बनेगा, ई साथ में क्या लिखेंगे बोलो, जोर से बोलो, ds cos थीटा, सही लिखा है क्या। ई की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे फिट कितना होगा kq/r², तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे k क्यों लिख दिया, r² कितना हो जाएगा बताओ, स्मॉल r² प्लस x², यही बचेगा, यस और नो, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया है ना। अब ds कितना होगा, उसका एरिया बताओ स्ट्रिप का, 2πr dr, सही बोल रहा हूं मैं, तो एरिया ds कितना हो गया बताओ, 2π स्मॉल r साथ में क्या हो गया dr, कोई दिक्कत है क्या, cos थीटा क्या होगा ट्रायंगल में बताओ, बेस अपॉन बेस x है और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ r² प्लस x², सही लिखा है क्या। अब इसको सेपरेट करो, k q 2π के बाहर आएगा, सही लिख रहा हूं ना, यस और नो, k q 2π बाहर आएगा, अंदर में क्या बच रहा है तुम्हारा, x भी बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच रहा है r dr, यहाँ पे क्या है नीचे अंडर रूट सॉरी r² प्लस x² की पावर 3/2, और ये तीसरी चौथी बार कर चुके हैं इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट कहां से निकालेंगे, 0 से कैपिटल r, अब इसका क्या आता है अभी बता दिया, 3 बार सॉल्व कर चुके हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा आप जो k को कह सकते हो 1/4 एप्सिलॉन, 2π कट जाएगा, क्या बचेगा ये 2/2 एप्सिलॉन, साथ में क्या बनेगा 1 माइनस cos थीटा, देखो हाँ x को अंदर लेगा ना तो cos थीटा बन गया, यस और नो, ये आ गया फ्लक्स, यस और नो, कर सकते हैं ऐसे। सॉलिड एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अब देखो ध्यान से, कितने लोगों ने सोच लिया था ऐसा कुछ, इधर की जनता ने तो किया था कुछ, उधर पीछे वाले नहीं करता, अभी आया समझ में, पक्का लिख लो पहले फिर बताता। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं, जैसे ये पॉइंट चार्ज है ना, इसकी वजह से आप फ्लक्स निकाल रहे हो, क्या यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन से बचने के लिए केवल पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट किसका आता है, सॉलिड एंगल का, किसका आता है सॉलिड एंगल, लिख लो आप हेडिंग थोड़ा सा, वो फ्लक्स निकालने में हेल्प करता है और सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं बिना इंटीग्रेशन किए, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे लिख लो सॉलिड एंगल, शायद बेसिक में से पढ़ा भी हो, क्या होता है इसका यूनिट, इसके रेडियन है ना, ठीक है, कैसे क्या होता है ये सॉलिड एंगल, इधर देखो, जैसे ये कोई सरफेस है ना, है कि नहीं सरफेस, यहाँ पे मुझे सॉलिड एंगल बताना है, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ओके, एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, यानी देखो जैसे प्लेन
आर्क से ये जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे कौन सा बोलते थे, प्लेन एंगल बोलते हैं थीटा। थीटा कैसे डिफाइन करते थे तुम? L/R आया ना? यस सर। प्लेनर सर मान लो ये आर्क है और हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, थीटा लिखा, तो थीटा को क्या बोलते थे? L/R। बराबर। तो जैसे ये लाइन से आपका प्लेन एंगल फॉर्म होता है, उसी तरह से स्फीयर से क्या फॉर्म होगा? सॉलिड एंगल। तो मान लो अगर कोई ऐसा स्फीयर है, ध्यान सुनना, ये स्फीयर है और मैं यहाँ पे इसकी वजह से कोई सा भी एरिया ले लूं, इस तरीके का एरिया हो जाएगा, ये आया ना, और ये रेडियस तुम्हारा आर है। तो अगर मैं यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, इसको अपन डिफाइन करेंगे ds अपॉन क्या बोल लेंगे? r स्क्वायर। और मैं क्या बोला फिर से देखो, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन r के लिए क्या करते थे? L/R। क्लियर है चीज? अब स्फीयर के बारे में सोचो, स्फीयर का कोई भी पोर्शन ले लो, उसकी वजह से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एंगल देख रहा हूँ, कैसा एंगल फॉर्म हो रहा होगा? सॉलिड एंगल होगा। उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं अपन? ds/r स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा? ये लिखो, फिर मैं और समझाता हूँ कि अगर r ट्रिगर होगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल आसान है, समझने के लिए मैंने स्फीयर लिया है, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए निकाल सकते हैं। पहले आप यहाँ लिख लो, सिंपल, हाँ ओमेगा टाइप का है। लिखना प्लेन एंगल के लिए आर्क लेते हैं और थीटा L/R होता है, वैसे ही सॉलिड एंगल के स्फीयर लेते हैं, वो सर्कल नहीं है, स्फीयर लिखना। स्फीयर का छोटा सा एरिया ds है, इसको r स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ds/r स्क्वायर तुम्हारा सॉलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ds बाई क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ये तो स्फीयर के लिए हो गया, ये सुनो। लेकिन सॉलिड एंगल जो है, कैसा भी क्लोज सरफेस हो, सबके लिए डिफाइंड होता है, कैसा भी शेप का, आर्बिट्रेरी शेप का। तो आप खुद से सोचो, अगर मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एंगल ले लिया, ध्यान देना बेटा, मान लो इस तरीके का कोई सा भी ऐसे कोई शेप का हमने एंगल ले लिया, ऐसा ना, इस तरीके का ना। जब आप यहाँ पे सॉलिड एंगल लिखोगे, तो इसका कोई भी यहाँ, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो कि एरिया कुछ इस तरीके का कोई सा शेप है ना, और हम यहाँ पे एक सॉलिड एंगल निकालना चाह रहे हैं, ये एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो आपको जो ds है, ds एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किधर होता है इसका डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस और नो? तो आपको ये जो एरिया है, इसका कंपोनेंट लेना है अलोंग द r वेक्टर। जैसे मान लो ये r वेक्टर किधर होगा? इधर होगा कहीं, और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट ले लोगे? जो r के अलोंग है, तब क्या वैसा बन जाएगा, यस और नो? तो आप इसको जो जनरल डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ ds, ऐसा लिख लो, कंपोनेंट ऑफ, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट ऑफ ds वेक्टर अलोंग r वेक्टर अपॉन क्या होता है ये? r स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा लिखो, ds का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो अलोंग द r है, अपॉन r स्क्वायर करोगे तो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का सॉलिड एंगल ले लेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब जो मैं बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका गॉस लॉ भी डिफाइन होता है। गॉस लॉ का मतलब डेरिवेशन अपन कर सकते हैं, तो ध्यान सुनना, लिखिए ये चीज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ds का कौन सा कंपोनेंट लेना है? अलोंग, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली ds cos थीटा बाय r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से चीजों को रिलेट करोगे तो आपको याद रखना काफी आसान होगा। जैसे ये आर्क ऑफ द है ना, अगर मैं बोलूं एक कंप्लीट आर्क है, कंप्लीट सर्कल हो गया, वो सेंटर पे कितना प्लेन एंगल बनाता है? 2 पाई r अपॉन r करोगे क्या बनेगा? 2 पाई। उससे सोचो एक कंप्लीट स्फीयर, क्लोज स्फीयर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? पूरा एरिया कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया? r कितना बनाता है? अच्छा, जब मैं कोई भी ऐसे जो आर्बिट्रेरी शेप का है, इसका सबका तुम अगर r के अलोंग कंपोनेंट लेते जाओगे, क्या कैसा भी शेप का स्क्वायर फॉर्म करेगा? मान लो ये ऐसा था, सबका आप r पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते जाओ, कैसा भी किसी भी शेप का हो, वो सेंटर पे कैसा बना रहा होगा? स्क्वायर। कितना मेरी बात समझ आ रही? तो कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी इनसाइड पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है? 4 पाई। देखो इसको नोट पॉइंट है कि
any closed surface bracket में ना of any arbitrary size and shape, of any arbitrary size and shape, form a solid angle of magnitude, form a solid angle of magnitude 4 pi of 4 pi at any inside point, at any inside point, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कितना बनाएगा 4 पाई बनाएगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये थोड़ा और काम की बात बताओ कि जैसे मान लो ये आर्क बनाया था मैंने, तो जैसे ये आर्क है तुम्हारा, यहाँ पे कुछ प्लेन एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर मैं आर्क का शेप और चेंज करता जाऊं, ये कुछ यहाँ पे एंगल बना रहा है, सिमिलरली मैं बोलूं एक कंप्लीट कर्व हो गया और आउटसाइड पर मैं बोलूं प्लेन एंगल कितना बनाता है, 0 डिग्री बनाता है। आर्क यहाँ पे कितना बना रहा है, ठीक है, आर्क और घुमाते जाओ कितना बना रहा है, ठीक है, क्या कम होता जा रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट क्लोज लूप आउटसाइड पॉइंट पे कितना प्लेन एंगल बनाता है, 0। सिमिलरली तुम बताओ एक कंप्लीट क्लोज सरफेस आउटसाइड पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, जैसे कंप्लीट, जैसे ये कम होता जा रहा है ना 0, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होती जा रही है, जैसे क्लोज होता जाएगा क्या थीटा 0 का अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली सेम लॉजिक से अगर मैं बोलूं कोई भी क्लोज सर्फेस इनसाइड पॉइंट पे कितना बनाता है 4 पाई, आउटसाइड पॉइंट पे कितना बनाएगा 0। लिख लो इस चीज को कि एनी क्लोज सरफेस, यहीं से आपको बॉक्स को रिलेट होगा कितना, एनी क्लोज सरफेस, क्लोज बोल रहा हूं, एनी क्लोज सरफेस एट आउटसाइड पॉइंट फॉर्म 0 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, है ना, जीरो सॉलिड एंगल बोल सकते हैं ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे, है ना, उससे क्या है फ्लक्स निकालना आपको क्या हो जाएगा, इजी। चलो।